दोस्तों आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक संविधान का है और संविधान के विषय में चर्चा करेंगे। पहली क्लास है लेकिन आर्टिकल्स इसमें लिए हैं मैंने, है ना। क्या लिए हैं? अनुच्छेद महत्वपूर्ण लिए हैं और अनुच्छेद की हो सकता है कि 2-3 क्लासें बन जाएंगी। उसके बाद प्रस्तावना से संविधान को शुरू करेंगे, बिल्कुल श्री गणेश करेंगे। लेकिन ये पहली क्लास है तो आप समझ के चलिए कि संविधान का श्री गणेश ही कर रहे हैं, है ना। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान के आर्टिकल्स हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हें एक बार आप देख लो और पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा और बार बार इनको रट लीजिएगा। तो इनके आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं या ज़्यादा बार अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछे गए। तो क्लास में अंत तक बने रहेंगे, क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो देखते हैं संविधान की ये पहली क्लास के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। इसके बाद फिर दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट, लगभग 2 क्लासों में और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को मैं पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा पैकेज जो संविधान के लगभग पूरा निचोड़ है ना आर्टिकल्स का, वो मैं पढ़ा दूंगा 3 क्लासों में। इन्हीं को आप रट लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा संविधान का। तो पहली क्लास है संविधान हेडिंग है। देखो कुछ आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं जो ज्यादा पेपर में पूछेंगे। जैसे आर्टिकल 3 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो 3 में नए राज्यों का निर्माण। यदि नए राज्य का निर्माण करना है तो वो आर्टिकल 3 के तहत होता है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, वो भी आर्टिकल 3 के तहत होता है। या सीमा परिवर्तन करना है तो वो भी आर्टिकल 3 के तहत होता है। मतलब सारी चीजें आर्टिकल 3 में है, ठीक है। अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण करना है। जैसे आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना था, तो नया राज्य बनाया कि नहीं बनाया? तो कौन से अनुच्छेद का इस्तेमाल किया था? आर्टिकल 3 का, संसद के द्वारा। और नए राज्य निर्माण करने की जो शक्ति है, जो अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, वो किसके अंतर्गत आता है? भारतीय संसद के अंतर्गत आता है ना। नए राज्य बनाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है नया राज्य बनाने का अधिकार। ये भी लिख लेना, और आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। समझ पाए होंगे आप, आराम से लिखते चलिएगा। और कोई दिक्कत हो, शक समस्या हो तो पूछिएगा कमेंट करके। आर्टिकल 11 में संसद के द्वारा नागरिकता दी जाती है। आर्टिकल 11 क्या करता है? व्यक्ति को नागरिकता देने का काम करता है। और नागरिकता कौन देता है हमारे देश में? संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। आर्टिकल 11 छापते चलिए, बस याद करने हैं आपको, है ना। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आर्टिकल 14 में लिखा है विधि, मतलब कानून के समक्ष समानता या समता का अधिकार है। या तो समता शब्द मिलेगा या समानता शब्द मिलेगा, है ना। जो प्रत्येक नागरिक है भारत का, प्रत्येक नागरिक है भारत का, वो आर्टिकल 14 के हिसाब से, अनुच्छेद 14 के हिसाब से, जो कि मौलिक अधिकारों में है, और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से हमने अपनाए हैं। तो क्या है? समक्ष या समता या समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 में। इस बात को नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल 15 में क्या देखिए, धर्म के आधार पर या मूल वंश के आधार पर, ये अलग अलग पॉइंट है, आराम से कॉमा लगा के, या लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 इस बात को कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 15। चाहे आपका ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी धर्म हो भैया, है ना। या मूल वंश आप कहीं पे भी रहते हैं, कौन से राज्य में निवास करते हैं, लिंग आप लड़का है लड़की है, या आपकी जाति कोई भी हो, तो इस आधार पर समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 इसका क्या करता है? खंडन करता है या समाप्त करता है इसको, सारी चीजों के। इसके आधार पर समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या करता है? लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। अवसर का मतलब है या नौकरी से, और समानता का मतलब है समान, समान नौकरी मिलनी चाहिए सबने। जो आर्टिकल 16 कहता है भारत के सभी नागरिकों को कैसी नौकरी मिलनी चाहिए? समान मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव नौकरियों में नहीं होना चाहिए। हालांकि भेदभाव सरकार ही कर देते हैं। यहाँ में आर्टिकल 16 के 4 में आरक्षण की भी व्यवस्था दे दी गई है। तो आरक्षण आप जानते हैं, कुछ अलग अलग जो जातियां हैं हमारे भारत की, उनको आरक्षण भी दिया गया है। तो आरक्षण के आधार पर वो लोग अपने तरीके से, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर एग्जाम्स में क्वालिफाई करते हैं, और बाकी के लोगों के पास आरक्षण नहीं है। तो इस बात का खंडन कौन करता है? संविधान में ही संशोधन करके सरकार ने इस बात में आर्टिकल 16 के 4 में आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी है। लेकिन आर्टिकल 16 कहता है कि सभी लोगों को नौकरी समान होनी चाहिए, जो कि नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है भारत में, लेकिन संविधान में लिखा है। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता किसे कहते हैं? छुआछूत को। छुआछूत मतलब भेदभाव। सरल भाषा में समझें तो क्या बोलेंगे? भेदभाव। समाज में भेदभाव या छुआछूत नहीं होना चाहिए जातियों के आधार पर, जो कि आमतौर पर होता है, आप जानते ही है ना। गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग हैं या कहीं पर भी आपस में भेदभाव करते कि नहीं करते? बड़ी बड़ी कम्युनिटी वाले छोटी कम्युनिटी से भेदभाव जैसी व्यवस्था के साथ ही जीवन यापन में बहुत सारे कार्यों को सुबह से शाम तक करते हैं। लेकिन आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है और समाप्ति है आर्टिकल 17 के हिसाब से संविधान में, जो कि मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 18 में क्या कर दिया? आर्टिकल 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। संविधान में कोई भी उपाधि, संविधान के तहत भारत में कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। जो कि जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज बहुत सारी अलग अलग उपाधियां देते रहते थे, है ना। लेकिन हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद उपाधियों का
अंत कर दिया गया, लेकिन शिक्षा और सेना के क्षेत्र जो है वो अपवाद है, इनमें अभी भी उपाधियां दे दी जाती हैं, है ना। जैसे सेना में कैप्टन की उपाधि, लेफ्टिनेंट की उपाधि, या आप सुनते होंगे क्रिकेटर्स को दी गई है ना, कि अलग अलग लोगों को दे दी जाती है जो अपने क्षेत्र के, है ना, महारथी होते हैं या उन्होंने भारत का नाम बढ़ाया है। तो ये दोनों अपवाद हैं, कौन कौन से, सेना और शिक्षा। अपवाद का मतलब इनमें अभी भी दे दी जाती है। तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, नोट कर लेना, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 19, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। अभिव्यक्ति की आजादी है, व्यक्ति फ्री है भारत में अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकती है सरकार, यह शासन प्रशासन कोई नहीं रोक सकता। तो अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, आपको आजादी है आपके विचार रखने की। तो आर्टिकल 19 देता है स्वतंत्रता, है ना, और इसमें 6 अधिकार भी हैं। संविधान वो आर्टिकल 19 में कितने अधिकार हैं, 6। देखो ये तो मैंने लिखा, ये अभिव्यक्ति की आजादी, प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार स्वतंत्र रख सकता है भारत में वो। वाक स्वतंत्रता, इसी को बोलते हैं बोलने की आजादी बोलते हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, इंग्लिश में फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 में क्या है, 6 प्रकार की आजादी है। जैसे कहीं पे आने जाने की, भारत में भैया कहीं जा सकते, कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा आपको। कहीं मकान दुकान ले सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा। कहीं बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं, बिना हथियारों के समूह सम्मेलन और ये सारी चीजें बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 तरह की आजादी दी गई है जो कि आर्टिकल 19 में है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात है अभिव्यक्ति की आजादी, या वाक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, विचार रखने की आजादी, है ना। आप जानते हैं सरकार के खिलाफ हर एक व्यक्ति अपने विचार रखता है तो सरकार कोई रोक टोक तो नहीं लगाती है। तो ये आर्टिकल 19 में है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, प्राण एवं द्वैह की स्वतंत्रता। व्यक्ति के जीवन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है जीवन चलाने के लिए, वो आर्टिकल 21 में है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। दूसरे शब्दों में जीवन जीने योग्य, ऐसे समझो, जीवन जीने योग्य अधिकार। तो जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए भैया, पानी, रोटी, ये सारी चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आर्टिकल 21 में जीवन जीने योग्य अधिकार है। लेकिन क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिख के आएगा, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, प्राणों की स्वतंत्रता, प्राणों को चलाने के लिए क्या क्या की जरूरत है, ये संविधान हमें अधिकार देता है, सरकार इन पर रोक नहीं लगा सकती। आर्टिकल 21 के ए में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा भारत में दी जाती है। कितने, 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों को आर्टिकल 21 के ए के हिसाब से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जो कि 2009 में ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था और 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हुआ था। 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में संसद में ये लाया गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा तो 21 का ए है। आर्टिकल 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। व्यक्ति ने क्राइम किया है कि नहीं किया है, उससे जब तक जांच पड़ताल नहीं हो जाएगी, ये वेरीफाई नहीं हो जाएगा, ये पुष्टि नहीं हो जाएगी कि वो व्यक्ति अभियुक्त है उस मामले में कि उसने क्राइम किया है, और अपने स्वेच्छा से उसे वकील करने की आजादी होगी, है ना। ये सारी चीजों को आर्टिकल 22 में लिखा है। तो गिरफ्तारी पर रोक है इन सारी चीजों से, कि पुलिस मनमाने तरीके से व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक। आर्टिकल 23 क्या करता है, मानव के व्यापार पर रोक, है ना। आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों को बेचा जाता है भारत में, महिलाओं की खरीद फरोख्त होती है सबसे ज्यादा। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे मणिपुर में हिंसा चल रही है इस समय बहुत ज्यादा, म्यांमार से लगी हुई सीमा है, तो म्यांमार से बहुत सारे लोग घुसपैठ करके इधर आ जाते हैं, है ना, और इधर के लोगों को उधर भेज दिया जाता है दूसरे देशों में। तो पैसों के लिए, पैसों की खातिर, जो गरीब राज्य है वहाँ पे संसाधन नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है अच्छे से, तो वहाँ पे क्या करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को बेच दिया जाता है बहुत कम से पैसों पे, है ना। तो ये आर्टिकल 23 कहता है कि भारत में इस प्रकार की खरीद फरोख्त पर रोक है बिल्कुल, और कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मानव के व्यापार पर, मानव के व्यापार में सारे लोग आ गए, महिला, बच्चे, पुरुष, सभी लोग आ गए, रोक है व्यापार पर। आर्टिकल 24 की हम बात कर रहे हैं। 24 में कारखानों में बाल श्रम पर रोक है ना। 14 वर्ष तक के छोटे बच्चों को आप कारखानों में नहीं लगा सकते काम पे भैया, ये रोक है कानून में, ये संविधान रोकता है। कौन सा आर्टिकल, 24। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में और फैक्ट्री में 14 वर्ष तक के कम बच्चों को आप नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से प्लस में लग सकता है बच्चा, लेकिन 14 साल तक के बच्चों पर कोई भी ऐसा काम नहीं करा सकते, ठीक है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 24 कहता है। तो ये पहली बेसिक क्लास है हमारी अनुच्छेदों की। संविधान यहाँ से शुरू है, श्री गणेश है, धीमे धीमे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। वैसे प्रस्तावना से श्री गणेश अच्छे तरीके से होगा, है ना, जो कि अंदर किताब में घुसने से पहले क्या पढ़ते हैं, उसकी इंडेक्स, और इंडेक्स मतलब सारणी, सारणी में क्या है। तो प्रस्तावना की जो इंडेक्स है, जो सारणी है, आत्मा है, वो क्या है, प्रस्तावना है, संविधान की आत्मा। तो प्रस्तावना से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आर्टिकल्स याद कर लो। बहुत सारे बच्चे कई बार नोट्सों की कह रहे थे, इस वजह से जी मैंने क्लास ले ली, इसे आप पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। आगे आर्टिकल 25 है। तो 25 में धार्मिक आजादी है,
आचरण है, आप आचरण का मतलब अपना सकते हैं, और प्रचार की आज़ादी है, किसी भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आचरण का मतलब अपना सकते हैं, अबाध रूप से, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। धार्मिक आज़ादी है भारत में प्रत्येक नागरिक को, आर्टिकल 25 में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 में, अपने धर्म को अपनाने की। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है, जो कम संख्या में लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का प्रावधान है। भारत में जो कम संख्या में धर्म के लोग रह रहे हैं, जैसे जैन रह रहे हैं, बौद्ध रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, पारसी रह रहे हैं, ये कम संख्या में रह रहे हैं भैया, है ना, धार्मिक लोग हैं। तो इनकी सुरक्षा की बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? हमारे संविधान के में 29 में, है ना। हितों की सुरक्षा कैसे लोगों ने की? अल्पसंख्यक, अल्प का मतलब कम और संख्यक का मतलब संख्या में, कम संख्या में रहने वाले लोगों की सुरक्षा। आर्टिकल 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, जो कि खत्म कर दिया। संपत्ति का अधिकार था, समाप्त करके कहां पे पहुंचा दिया? 300 के काम में पहुंचा दिया संपत्ति का अधिकार। ठीक है। और आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। आर्टिकल 32 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी की बात करता है। और बी आर अम्बेडकर ने, एक लाइन और लिख लेना, बी आर अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल को क्या बोला है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा है, क्यों कहा है वो बताएंगे आपको, और भी क्लास आनी है। और इसी आर्टिकल के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, दुरुपयोग होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और इसी आर्टिकल के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट, जिन्हें याचिका बोलते हैं। ठीक है। और बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या बोला है? संविधान की आत्मा। एक तरीके से व्यक्ति की सुरक्षा करता है ये वाला आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 32। अब बात कर रहे हैं आर्टिकल 39 के का की। तो इसमें क्या? समान न्याय एवं निःशुल्क कानून सहायता। देखो, सभी के साथ समान तो न्याय किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, और निःशुल्क कानून सहायता भी दी जाएगी। जिसका कोई नहीं होगा उसको निःशुल्क कानून सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद है ये आर्टिकल 39 का। समान रूप से न्याय, सारे लोगों के बीच में निःशुल्क कानून सहायता। जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, पकड़ लिया पुलिस ने, अब उसका कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, तो भैया उसे तो छुड़ाने की प्रबंध करेगी, उसे छुड़ाने की व्यवस्था सरकार के पास रहती है। तो सरकार ऐसी स्थिति में क्या करती है? निःशुल्क कानून, मतलब अपने तरफ से लॉयर करती है उसके लिए। तो यही आर्टिकल 39 के ए में। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। भारत में क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत बननी चाहिए। कहाँ के स्तर पर? गांव के स्तर पर, है ना। ये आर्टिकल 40 में ये बात रखी गई कि भारत में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो जो अनुच्छेद 40 में रखा गया, इसकी भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और इसे गांधीवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। कौन से को? ग्राम पंचायत वालों को। क्योंकि ग्राम पंचायत की वकालत जो करी सबसे पहले, या सिफारिश एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतों की व्यवस्था संविधान में लागू होनी चाहिए, संविधान में रखी जानी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने पहल करी थी इसके लिए। तो इस वजह से क्या बोलते हैं? गांधीवादी सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं इस आर्टिकल्स को। आर्टिकल 44 एक समान नागरिक संहिता की बात आ रही है। इसे और डिटेल में बताएंगे, बड़ा चर्चा चला है इस पर। सरकार इसे लागू भी करने जा रही है। हालांकि ये आर्टिकल सिर्फ गोवा में लागू है काफी वर्षों से। आर्टिकल 44 कौन से राज्य में लागू है? सिर्फ गोवा में। लेकिन सरकार कानून बना देगी तो पूरे देश में। अभी क्या है, धर्म के आधार पर हमारे यहाँ भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, है ना। धर्म के हिसाब से कुछ लोग कानून का पालन नहीं करते हैं, या एक समान कानून पूरे देश में नहीं है। जैसे मुस्लिम लोगों का अलग है, जैन धर्म का अलग है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग व्यवस्था है। जैसे मुस्लिम धर्म में तलाक की व्यवस्था या शादी की व्यवस्था अपने शरीयत के कानून के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, वो इस्लाम के हिसाब से मानते हैं। तो इक्वल करना सारे लोगों को एक छतरी के नीचे लाना, सारी चीज़ों को, सारी रीति रिवाजों को सरकार के नीचे लाना, कानून के नीचे लाना। तो आर्टिकल 44 एक समान नागरिक, मतलब सारे नागरिक एक समान होंगे। ठीक है। तो ये आर्टिकल 40 में संहिता का मतलब कानून होगा एक समान। अभी अलग अलग है बहुत सारी चीजों में, अलग अलग धर्मों में, है ना। तो इससे सरकार काम कर रही है। लेकिन कौन से राज्य पे काम करता है जी? सिर्फ और सिर्फ अभी गोवा में लागू है आर्टिकल 44। आर्टिकल 47 कैसा है? पोषा स्तर को ऊंचा उठाना, मतलब आपका स्वास्थ्य बढ़िया होना, स्वास्थ्य जीवन स्तर को अच्छा करना या बढ़िया पहुंचाना। ठीक है, पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाना या स्वास्थ्य जीवन को बढ़िया बनाना। आर्टिकल 47 ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भाई स्वास्थ्य स्तर बढ़िया कब रहेगा? जब राज्य सरकार बहुत सारी चीजों पर रोक लगावे, जबकि राज्य सरकार रोक ना लगा कई तौर पर। जैसे शराब है, मदिरा का पान मत कीजिए, मद्य निषेध। दूसरे शब्दों में क्या पढ़ते हैं? मद्य निषेध का प्रावधान किसमें? इसी में। मद्य निषेध का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 47 में। मतलब मद्य निषेध होगा तभी तो स्वास्थ्य बढ़िया होगा। शराब बिकवाए वो बंद कर दो, गुटखा तंबाकू सिगरेट ने बिकवाए वो बंद कर दो, तो बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा। जिन्हें आदत होगी वे भूल जाएंगे, सब खाएबो पीबो, अगर सरकार रोक लगाते है। लेकिन सरकार रोक नहीं लगाएगी,
लेकिन संविधान में लिखी है ये बात कि आर्टिकल 47 कहता है कि मद्य निषेध मतलब ये सारी चीजों पर, मादक पदार्थों पर रोक की व्यवस्था है। जब रोक होगी तभी तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा होगा, जब रोक नहीं होगी तो लोग तो इस्तेमाल करेंगे। जब सरकार को टैक्स मिलता है इनसे सबसे ज्यादा, सरकार कैसे रोक देगी? ठीक है। आर्टिकल 48 में क्या लिखी है? कृषि के बारे में, कृषि को बढ़ावा देगी सरकार और पशुपालन, दोनों क्षेत्रों पर काम करेगी राज्य सरकार। कौन कौन सी चीजों को बढ़ाएगी? कृषि और पशुपालन पर विशेष काम करेगी सरकार। आर्टिकल 48 के हिसाब से प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 48 तो है, लेकिन 48 के साथ ए लिखा है। आर्टिकल 48 के ए में क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण पर विशेष ध्यान देगी सरकार। ये संशोधन के तहत आया था, जो कि आर्टिकल 48 है। 48 का ए पर्यावरण की सुरक्षा, यह संवर्धन है ना, 48 का ही। आर्टिकल 50 में क्या लिखा है? कार्यपालिका के काम अलग होंगे और न्यायपालिका के काम अलग होंगे। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि भाई कार्यपालिका जो होगी वो अलग तरीका से काम करेगी अपना, और न्यायपालिका अपने तरीके से काम करेगी अलग तरीके से। आर्टिकल 50 दोनों चीजों को क्या करता है? पृथक करता है ना। संवैधानिक की दोनों अंग हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन अलग अलग और पृथक रूप से अपना कार्य करेंगे, स्वतंत्र रूप से। ठीक है। आर्टिकल 51 में क्या है? 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था है और विदेश नीति भी है। और क्या लिखा है उसमें? विदेश नीति की भी व्यवस्था है आर्टिकल 51 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विदेश नीति के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि गुरुजी क्या पढ़ा गया, हमारी समझ में नहीं आया, या ऊपर होके निकल गया, या फास्ट पढ़ा गए, तो दोबारा देख लीजिएगा, 4 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। दूसरी क्लास भी लाएंगे, तीसरी क्लास भी, तो लगभग 2 क्लासों में और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स लाऊंगा तो कवर हो जाएंगे पूरे अनुच्छेद। इन्हीं अनुच्छेदों को आप रटते रहिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपका यदि किसी भी एग्जाम में पूछा गया तो बाहर नहीं जाएगा। और लाइक करने में कंजूसी नहीं, और मित्रों और दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। आर्टिकल्स को जब पढ़ा देंगे, जब पूरी क्लास हो जाएगी, तो उसके बाद पहला जो टॉपिक आएगा हमारा श्री गणेश, जो करेंगे आपको पूरा तरीके से, एक तरीके से आत्मा का जो अध्ययन करेंगे ना, संविधान की आत्मा का, उसे कहते हैं प्रस्तावना। तो उसी के एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे, बहुत अच्छे से आपको अर्थ सहित समझाएंगे कि क्या क्या मतलब है पूरी संविधान की उस आत्मा का, है ना। एक तरीके से मिरर कह लीजिए, दर्पण कह लीजिए, या संविधान की आत्मा कह लीजिए, या संविधान की कुंजी कह लीजिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं संविधान की आत्मा के विषय में, प्रस्तावना के विषय में। ठीक है, तो अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।